डॉक्टर सुरेश कुमार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास इतिहास चैप्टर फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय इस पर क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे और पूरे चैप्टर को हम एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय क्या है इस पर देखिए, मैंने कुछ नहीं लिखा है, जो भी होगा मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगी और आप उसको यहीं पे अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं यूरोप। तो देखिए, दुनिया में वो पश्चिमी देश है जो बहुत पहले से ही क्या रहे हैं, विकसित रहे हैं। औद्योगिक क्रांति, राष्ट्रवाद, सब कुछ वहाँ पे पहले आया था। राष्ट्रवाद क्या होता है, अपने देश के प्रति उनका प्रेम होता है। और उदय का मतलब क्या होता है कि वहाँ किस तरह से राष्ट्रवाद विकसित हुआ। अब देखिए, यूरोप में ऐसी भावना, यानी कि राष्ट्रवाद को परिभाषित करें तो ऐसी भावना जिसमें अपने देश के प्रति प्रेम और गौरव की अनुभूति हो, ऐसी भावना हो, ऐसा प्यार हो, ये राष्ट्रवाद होता है। निरंकुशवाद क्या होता है, निरंकुशवाद क्या होता है, जैसे जैसे कि नाम से ही प्रतीत है कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी तरह की कोई अंकुश नहीं होता, किसी तरह का ना जनता का होता है ना संविधान का होता है, उस पर कोई अंकुश नहीं होता। वो इस तरह का एक सांड होता है कि वो जहाँ भी चाहे जा सकता है, किसी को भी चाहे वो मार सकता है। वो एक अनियंत्रित शासक होता है। कल्पनादर्श शब्द इसमें बहुत आता है और एक यूटोपिया जिसको कहा जाता है, और हर बार बोर्ड की परीक्षा में कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में आता है। ये क्या है कि एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि जिसका साकार होना क्या होता है, असंभव होता है। कहने का मतलब ये एक इमेज होती है, ये एक कल्पना होती है जिसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक समाज में इसको किसी भी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता। फ्रांसीसी क्रांति पर हमने एक वीडियो अलग से बनाई है, फिर भी मैं बता दूं 1789 में फ्रांस की क्या हुई थी, क्रांति हुई। फ्रांसीसी क्रांतियों ने क्या किया था, निरंकुश राजा के राजतंत्र का अंत कर दिया था और सत्ता फ्रांसीसी नागरिकों के समूह को क्या कर दी थी, सौंपती थी, और राष्ट्र राज्य का क्या कर दिया था, गठन कर दिया था। इस पर एक वीडियो अलग से है, आप फ्रांसीसी क्रांति के कारण और परिणाम सब वहाँ पढ़ सकते हैं। अब देखिए, इसमें क्या था, नेपोलियन जो यूरोप का था, बहुत ही प्रसिद्ध शासक रहा फ्रांस का। तो नेपोलियन की नागरिक संहिता क्या थी, इसको समझना क्या हो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेपोलियन 1804 में क्या करता है, एक नागरिक संहिता जारी करता है जिसमें कानूनों की समझ होती है, वो बराबर होती है, संपत्ति का अधिकार सबका सुरक्षित किया जाता है और सबको कानून बराबर दिया जाता है। ऐसा नेपोलियन ने फ्रांस में क्या किया था, लागू किया था। नेपोलियन फ्रांस का एक बहुत बड़ा विजेता था और बहुत कुछ शक्तियों ने मिलकर उनको क्या किया था, हराया था। उदारवाद क्या होता है देखिएगा, उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने यूरोप में 19वीं शताब्दी में जन्म लिया था और कई दशकों तक ये विचारधारा विराजमान रही। ये विचारधारा राजनीतिक रूप से ऐसी सरकार पर जोर देती थी जो सहमति से बनी होती थी, यानी कि एक लिबरलिज्म होता है, लिबरल होती है, यानी कि जो सहमति से, वाद विवाद से, बातचीत के निर्णय से जो सरकार बनती है, वो क्या, उदारवाद उस चीज़ को क्या करते थे, स्वीकार करते थे। अब हम देखते हैं जालवेराइन क्या है। जालवेराइन क्या है, देखिए ये शब्द बहुत आता है, जालवेराइन राष्ट्रवाद के इसमें 1834 में क्या होता है कि पर्सा की पहल पर, एक देश है पर्सा, उसकी पहल पर यह स्थापित किया गया था। ये एक इस तरह का टैक्स यानी कि शुल्क संघ है जिसमें शुल्क अवरोधों को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। मुद्राओं की संख्या 2 कर दी जाती है, 2 होती है, 2 से फिर उसको क्या कर दिया जाता है, 30 में परिवर्तित कर दिया जाता है। नेपोलियन की पराजय, नेपोलियन हारने वालों में नहीं था, लेकिन नेपोलियन की पराजय कब हुई थी, 1815 में। ब्रिटेन, रूस, प्रसा, यानी कि ब्रिटेन मिलता है, रूस मिलता है और प्रसा मिलता है, ये मिलकर क्या करते हैं, नेपोलियन को हराते हैं। ऑस्ट्रेलिया बीच में शामिल हो जाता है। यूरोपीय शक्तियाँ मिलकर नेपोलियन को बुरी तरह क्या करती है, पराजित करती है। रूढ़िवादी क्या है, देखिए ऐसी राजनीतिक दार्शनिक व्यवस्था है, परंपरा है, ये उन संस्थानों में रिवाजों पर जोर देती है और बदलावों की अपेक्षा धीरे धीरे क्या करना चाहती है, क्रमिक रूप से विकास करना चाहती है। उसको हम क्या कहते हैं, रूढ़िवादी व्यवस्था कहते हैं। यूरोप में क्रांति का युग
कैसे प्रारंभ होता है। देखिए 1830 से लेकर 1848 तक यूरोप में अनेक क्रांतियां होती हैं। क्रांतिकारियों ने फ्रांस में जुलाई 1830 में बुर्बो राजा के शासकों को उखाड़ फेंका था। कुछ समय बाद ब्रुसेल्स में क्या हुआ था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र क्या कर दिया था, घोषित कर दिया था। इस तरह यूरोप में ये क्या है, महत्वपूर्ण क्रांतियां है। रूमानीवाद क्या था, यूरोप में चला एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन है जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना को विकसित करता है और उसको विकसित करना भी चाहता था। आगे रूमानी कवियों और कलाकारों ने अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं से क्या किया था, भावनाओं पर जोर दिया था। यूरोप में जन विद्रोह, यूरोप के अंदर बहुत सारे जन विद्रोह हुए। बहुत सारे लोगों ने मिलकर समय समय पर क्या करते रहे, लड़ाइयाँ होती रही, जिनमें यूरोप में किसानों की स्थिति खराब थी। उन्होंने तंग आकर 1848 में विद्रोह किया। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी, ये जन विद्रोह का कारण बना। 1845 में सिलेशिया में जो बुनकर थे, उनके ठेकेदार थे, उनके विरुद्ध उन्होंने विद्रोह किया। उन्हें कच्चा माल देकर वो क्या करते थे, निर्मित कपड़ा खरीदते थे। 1848 में उदारवादी क्रांति होती है। उदारवादी क्रांति क्या है, अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी ग्रस्त लोगों और पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के लोगों ने यूरोप में क्रांति की क्या कर दी थी, शंखनाद कर दिया था। यानी कि इन सब ने मिलकर क्रांति का क्या कर दिया था, शुरुआत कर दी थी। अब हम देखते हैं कि फ्रैंकफर्ट संसद क्या है। देखिए 18 मई 1848 को सर्व जर्मन नेशनल असेंबली ने 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने फ्रैंकफर्ट संसद का गठन कर लिया था। इसका गठन करके और आगे जो राजा की निरंकुश शक्तियाँ थी उसको मानने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। इस तरह यूरोप में इन सारी चीज़ों से क्या हुआ था, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। नारीवाद से ही, नाम से ही है कि स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का क्या किया जाता है, बोध किया जाता है, गुणगान किया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, नारीवाद कहते हैं। जर्मन राष्ट्र राज्य का निर्माण कैसे हुआ था, 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का बहुत हद तक क्या किया गया था, प्रयास किया गया था। इटली का एकीकरण 1860 में गैरिबाल्डी के नेतृत्व में सैनिकों और सशस्त्र बलों के दक्षिण इटली के 2 सिसिलियों के राजतंत्र में प्रवेश किया और स्पेनिश शासकों को हटाकर 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा क्या कर दिया था, घोषित कर दिया था। इस तरह इटली का क्या कर लिया गया था, एकीकरण कर लिया गया था। यूके का, ग्रेट ब्रिटेन का भी क्या किया गया था, गठन किया गया था। ये छोटे छोटे द्वीप समूहों को जोड़ा गया था और 1707 में यूके का गठन कर दिया गया था। इस तरह यूरोप में धीरे धीरे कुछ क्या हुआ था, इनका एकीकरण हुआ था। अब हम देखते हैं कि इस यूरोप में राष्ट्रवाद के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे जो यूरोप में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें जोसेफ मेस्नी, ये व्यक्ति कौन था, यूरोपीय मेस्नी इटली का एक क्रांतिकारी था जो उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध कर रहा था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित हुई थी। उनका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बना और 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में जो क्रांति करने के कारण उनको वहाँ से क्या कर दिया था, बाहर निकाल दिया गया था। और इटली के एकीकरण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। काउंट कैमिलो काबूर कौन था, ये इटली का एक प्रांत सार्डिनिया पिडामंट का शासक क्वेटर एमुनल द्वितीय का प्रमुख मंत्री था जो इटली के प्रदेशों को एकत्रित करने वाले आंदोलन का क्या कर रहा था, संचालन कर रहा था। और ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी था, नए ही राजतंत्र में विश्वास रखने वाला था। और ये इटली का जो अभिजात वर्ग था, शिक्षित सदस्य थे, उन सब के साथ मिलकर क्या करता था, फ्रेंच और ये भाषा बोलता था और उनको अपने साथ लेकर चलता था।
यूनानी स्वतंत्रता युद्ध क्या था? 15वीं शताब्दी में यूनान ओटोमन साम्राज्य का एक भाग था और यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति में यूनानियों का स्वतंत्रता के लिए 1821 में क्या हुआ था? इनकी शुरुआत हुई थी और अंत में 1832 में कुस्तुनिया की संधि से यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र क्या कर दिया जाता है? घोषित कर दिया जाता है, मान लिया जाता है। तो कुस्तुनिया की संधि है वो यूनान की स्वतंत्रता के साथ हमेशा जोड़कर देखी जाती है। तो ये महत्व फ्रैंकफर्ट संसद ये क्या है? देखिए ये बहुत आता है। जर्मन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर से मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का निर्णय लिया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान क्या कर लिया था? ग्रहण किया। ये संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का रूप तैयार किया और इस राष्ट्र की अध्यक्षता के लिए एक ऐसे राजा को सौंपा कि जिसको संसद के नियंत्रण में रहना होगा। यानी कि इस संसद में एक संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था कर दी गई थी। राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की क्या भूमिका? देखिए यूरोप में जितने भी राष्ट्रवादी संघर्ष हुए उसमें महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों का विवाद रहा। राजनीति का अधिकार महिलाओं को दिया गया। आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भूमिका निभाई और उसको बहुत हद तक उनको क्या कर लिया गया? राजनीतिक संगठन स्थापित करने की आज़ादी मिली, मतदान का अधिकार मिला और बहुत सारे काम जो महिलाएं नहीं करती थी वो काम महिलाएं करने लगी। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी तब महिलाओं को केवल एक दर्शक के रूप में वहाँ पे बुलाया गया था। दर्शक की हैसियत से उनको वहाँ पर क्या किया गया था? खड़ा रखा गया था। अब लुई ओटो पीट्रिस क्या है? इसको भी समझना ज़रूरी है क्योंकि यूरोप की क्रांति के बारे में जब समझा जाता है तो इन व्यक्तियों के बारे में भी जानना क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस पे हम पूरे विस्तार से चर्चा करें। गैरिबाल्डी कौन था? ये भी एक इस में महत्वपूर्ण निभाने वाला था। एंसर्ट रेनेन क्या था? ये सब के सब क्या है? यूरोप में एक महत्वपूर्ण क्रांति के प्रणेता रहे हैं। देखिए इस वीडियो